रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एएसएफ इंस्पेक्टर की जो जॉब अनाउंस हुई है इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 7 अप्रैल है। दोनों मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है और 33 साल से आपकी एज लिमिट कम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमने आज इसके टेस्ट प्रिपरेशन का सेशन स्टार्ट करना है जी। तो इस दफ़ा सेशन हम थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में स्टार्ट करने लगे हैं क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेज आते थे कि जनाब हमें जो सिलेबस है जो सारे के सारा डेटा है पहले दिन ही प्रोवाइड कर दें ताकि हम जो है ना इसको स्पीडली कर लें, या कुछ लोगों ने इसको प्रिंट करना होता है, या कुछ लोग कहते हैं जनाब आप जो है ना जी एक एक दो दो लेक्चर करके तैयार करवाते हैं तो हम आप इकट्ठे सारे दे दें ताकि हम जो है डेली के दो दो चार चार या 10 10 लेक्चर करके हम फारिग होते हैं, हमारे पास टाइम होता है, हम जल्दी जल्दी इसको मुकम्मल करके उसको रिवाइज कर लें। ठीक है, तो मैंने आपका क्या किया जी, ये सबसे पहले आज पहले दिन ही मैं आपको सारे जो है इसके एएसएफ एक्ट ये देखें। ठीक है जी, ये ऊपर कंप्यूटर का मैंने शेयर किया था। तो आपका जो सिलेबस है उसमें एएसएफ एक्ट है, ये मैंने आपको शेयर कर दिया। फिर आपका जीके आएगा, फिर आपके पास इंग्लिश ग्रामर है। ठीक है, आपको पता है इंग्लिश ग्रामर सिर्फ आपके पास आनी है, इसमें आपको जो है ना इंग्लिश वोकैबुलरी तो आनी कोई नहीं है। फिर आपके पास इंग्लिश के पास पेपर मैंने शेयर कर दिए। फिर ठीक है जी, ठीक है, तो मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स इकट्ठे शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा इसके जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो मैंने अपने फ्री व्हाट्सएप चैनल जो ना जी फ्री व्हाट्सएप चैनल पे मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए ताकि जो लोग हमारे सेशन में ऐड नहीं है अगर फ्रीली भी करना चाहते हैं तो ये हमारा जो चैनल है ये फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहां से आपको ये सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे। सबसे पहले आपके पास जो मैथमेटिक्स के लिंक्स हैं, ठीक है जी, हमारे जितने भी लेक्चर्स हुए हैं मैथमेटिक्स के हमने पुरानी वीडियोज में जो करवाए हुए हैं, ठीक है, वो सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपके पास ये कंप्लीट सिलेबस टेस्ट उसका आ गया। फिर आपके पास आ गया जी, ये आपके पास आ गया जी नेक्स्ट जियोग्राफी के लिंक्स आ गए। ठीक है, उसके बाद आपके पास इस्लामिक स्टडी की प्लेलिस्ट है, इसमें 10 लेक्चर आपको मिल जाएंगे। फिर पाकिस्तान अफेयर्स के लिंक्स आ गए सारे, फिर जियोग्राफी के लिंक्स आ गए। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस आ गया। मीन के सारे सब्जेक्ट्स के मैंने आपको वीडियो लिंक्स भी अपने फ्री व्हाट्सएप चैनल पे डाल दिए थे और इस चैनल का लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहां से आप इसको फॉलो करके ये सारे के सारे लेक्चर आप फ्रीली भी इसको तैयार कर सकते हैं। जिन लोगों ने डेली जिनके पास टाइम होता है, ज्यादा टाइम होता है, फ्री होते हैं, तो वो दो दो चार चार 10 10 लेक्चर कॉपी कर इसको जल्दी जल्दी मुकम्मल करके इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ जनाब। तो आज हम सबसे पहले इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम पहला लेक्चर भी आज हमारा होगा। ठीक है जी, हमने बाकायदा अपने सेशन का आगाज आज कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, उसके बाद फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जो ना इसका फर्स्ट लेक्चर भी करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेंगे इसके सिलेबस की। तो सिलेबस में सबसे पहले आपके पास इंग्लिश है। पार्ट 1 में 20 नंबर की आपके पास इंग्लिश आनी है और इंग्लिश सिर्फ ग्रामर आनी है। इसमें आपके पास किसी किस्म का सिनोनिम एंटोनिम वगैरह नहीं आने, आपके जो वोकैबुलरी जो है ना यहाँ पे वो नहीं आना है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपकी इंग्लिश ग्रामर आएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास मैथमेटिक्स है, करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है, इस्लामिक स्टडी है, और उसके बाद आपके सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है, जो एएसएफ का एक्ट आपको 1975 में मैंने सेंड किया है, इसमें सिर्फ आपके पास यही सब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पे जो आपका जो पेपर पास होना है, पेपर पास होना आपके पास बेसिकली ये दो सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। इंग्लिश और मैथमेटिक्स नहीं यहाँ से आपका डिसाइड करना है कि आपने पास होना है कि फेल होना है। ठीक है जी, तो बेसिकली अपने इंग्लिश और मैथ को ही अपने अच्छे तरीके से क्लियर करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास मुतालिया और इस्लामिया तो ऑलरेडी आपको पता है, मैंने आपको शेयर भी कर दिया हुआ है, उसको भी डिटेल के साथ करेंगे। एएसएफ एक्ट के साथ और भी कुछ एक्ट्स आपके पास होते हैं। ठीक है जी, हमने 4 एक्ट करने हैं टोटल, तो 4 एक्ट भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। कोशिश करेंगे कि आपका जो पेपर है 100% यहाँ से आपका अटैम्प्ट हो जाए। कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर जो है ना पेपर में जो आपका क्वेश्चन हमारे नोट्सों से बाहर इंशाल्लाह नहीं आएगा। मैंने नोट्स आपको पहले दिन सारे सेंड कर दिए हैं। ठीक है, ताकि आप इसको जल्दी मुकम्मल कर लें। इंग्लिश जो है ना जी, इंग्लिश में सबसे पहले आपने क्या करना है, बेसिक डेफिनेशंस कुछ हैं आज हम करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच होता है, फिर कंडीशनल, कंपाउंडर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये 3 तरह के सेंटेंस आपने करने होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके पास नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रोनाउन, आर्टिकल और प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, ये आपने सारे करने होते हैं जी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये बड़े डिटेल के साथ करेंगे इंशाल्लाह हम। ठीक है, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपने करना होता है, अच्छे तरीके से इसको करेंगे। प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब, ये भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फिर नरेशन है, फिर चेंज वॉइस है। ठीक है जी, और उसके बाद पंक्चुएशन है, और नीचे आप कैप्चुलाइजेशन भी होता है। यहाँ पे मुझे ऐड कराना याद रहा, तो एक होता है आपके पास कैप्चुलाइजेशन। ठीक है, तो ये चीजें आपने इंग्लिश में करनी है इंशाल्लाह सारे का। ये मैंने आपको नोट्स ऑलरेडी शेयर कर दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आप कहते तो मैं आपको नोट्स भी एक दफा दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास नोट्स हैं इंग्लिश के ये पास पेपर है, तो आपको पास पेपर भी दिखा दूं सबसे पहले कि ये जो आपके पास पास पेपर है, ये हमने जिस तरीके से जिस तरतीब के साथ इंग्लिश के नोट्स बनाए हुए हैं उसी तरतीब से इसके पास पेपर भी हमने टॉपिक वाइज आपके इकट्ठे किए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सेंटेंस के बेसिक आ गए, फिर नाउन आपके पास आ गया, उसके बाद आपके पास आ गया जी प्रोनाउन आ गया, उसके बाद फिर आपके पास जनाब ये नेक्स्ट आ गया जी, ये है जी आपका एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आर्टिकल आ गया, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कौन था जी वर्ब एंड इट्स टाइप्स। मीन के सारे जो ना आपके हमने टॉपिक वाइज इसके पास पेपर्स भी इकट्ठे किए हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आ गया इसके जो नोट्स हैं। ठीक है, ये मेरे पास नोट्स मैंने कंप्लीट फाइल आपको शेयर कर दी थी। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपके पास बेसिक नॉलेज आ गया जी, आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद वर्ड है, फ्रेज है, साउंड
सेलेबल स्लेट सेंटेंस वगैरह, ठीक है, ये आपकी बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्लास की टाइप्स आ गई, ठीक है। फिर आपके पास आ गया सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आपके पास आ गया, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस की टाइप्स आ गई, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है और कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। यहां तक ये आपके पास हो गया फर्स्ट लेक्चर आज इंशाल्लाह, इसी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर लेक्चर नंबर 2 हमारा फिगर ऑफ स्पीच भी होगा, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 3 हमारा जो होगा वो उसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट कर लेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को डेली एक एक करके किया करेंगे। नाउन को एक दिन करेंगे, एडजेक्टिव को एक दिन कर लेंगे, फिर प्रोनाउन को एक दिन कर लेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे जो सीजन ऑफ लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या एडजेक्टिव कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह हम इंग्लिश सारी को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं जी हम अपने सिलेबस की तरफ जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिलेबस, कहाँ पे गया जी, ये ठीक है जी। आप थोड़ा सा मैथ का सिलेबस भी डिस्कस कर लें, ठीक है। और उसके बाद इस्लामियत मुताला तो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया हुआ, ठीक है। तो वो हम अभी हमने किया था। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास जो सेशन है एडीपीएससी का और जो आपके पास है जो है आपके पास पीएमएस मिनिस्ट्रियल का भी चल रहा है। तो पीएमएस मिनिस्ट्रियल और जो हमारे पास एडीपीएससी है उसको हमने अब जीके स्टार्ट करना था। तो अब वो जो है आपके पास है जो पीएमएस मिनिस्ट्रियल वाले हैं, उन्होंने क्या करना है, यहाँ पर जस्ट एक आपने मैथमेटिक्स की इजाफी करना है, बाकी सारी चीजें आपकी वही हैं। इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान, इंग्लिश आपने वहां से करंट अफेयर वगैरह आपने की है, अच्छे तरीके से की है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिर्फ मैथमेटिक्स आप एक्स्ट्रा कर लेंगे तो आपका एएसएफ की भी आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे, अब वो अपनी तैयारी मुकम्मल करें, साथ साथ इंग्लिश यहाँ पे मैंने स्टार्ट करने लगा हूँ, ताकि आपका जो 13 का पेपर है, आपका 13 का पेपर मुकम्मल हो जाए। उसके बाद फिर मैथ यहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे मैथमेटिक्स में बाद में स्टार्ट करूंगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप यहाँ पे इंग्लिश अपनी रिवाइज कर लें, साथ में आपको जीके का भी स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो वो आपका इंशाल्लाह जो पीएमएस मिनिस्ट्रियल वगैरह वो आपका कवर हो जाएगा। और साथ ही फिर आप इंशाल्लाह यहाँ से मैथ कर लेंगे और अपनी तैयारी जो है उसको रिवाइज करते रहेंगे, उसको बोलना नहीं है। तो आपका एएसएफ वाला पेपर भी इंशाल्लाह आपका इसी तैयारी में निकल जाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में हमने बेसिक अलजेब्रा के वाले से पढ़ने होते हैं, परसेंटेज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अरिथमेटिक मीन, बॉर्ड मैथ्स, नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट, लॉगरिथम, उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन, डेसिमल सिस्टम, प्रोबेबिलिटी और पावर रूल्स, ठीक है। ये आपने बेसिक मैथमेटिक्स में करना होता है। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन इसके होते हैं मैथ में, उसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को करेंगे, एज प्रॉब्लम करने हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट करना है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने करने हैं, वर्क एंड अमाउंट शेयर करना है, डिस्टेंस टाइम कॉम्बिनेशन, इसको ट्रेन्स प्रॉब्लम्स हम कहते हैं, ठीक है। इस्लामिक हेरिटेज लॉ हमें करना होता है, ठीक है जी। उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री में हमने करना है ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल, सर्कल, स्फीयर, सिलेंडर, एरिया एंड पैरामीटर, ठीक है। तो ये आपने ये पैरामीटर जो है ना यहाँ पे आपने करना है। तो ये आपके पास टोटल सिलेबस होता है इंग्लिश और मैथ का। और इस्लामियात और मुताला का मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया हुआ है, ठीक है। तो यही, और उसके बाद साथ आपने सिक्योरिटी मेजर्स वाले करने हैं। तो यही आपका टोटल मैक्सिमम आपके पास जो ना 40 दिन लगेंगे, मैक्सिमम 40 दिन लगेंगे। 40 दिन से ज्यादा का ये सिलेबस नहीं है। इसको बार बार रिवाइज करेंगे जब तक आपका पेपर नहीं होगा, तो इंशाल्लाह ताला आपका सारा जो ना हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हमने स्टार्ट करना है इंग्लिश को जी, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं आज हम पहले लेक्चर की। ये मेरे पास इंग्लिश का जो है ना नोट्स खुले पड़े हैं, ठीक है। ये मैंने आपको नोट शेयर कर दिए आपके ग्रुप में, ठीक है, आपको मिल गए होंगे। तो यहाँ से हमने शुरू करना है इंग्लिश को। बिल्कुल आसान सी चीज़ है, इसको अपने जो है ना इसको एक टेक्निकली आपने इसको समझें कि आप फार्मूले के मुताबिक याद करना, इंशाल्लाह आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं जी, आज हमने क्या करना है इंग्लिश में। इंग्लिश का सबसे पहले बेसिक नॉलेज की वजह से हमने बात करनी होती है लेक्चर नंबर 1 में। तो सबसे पहले जी इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट्स पाकिस्तान ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है और ये जनाब इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है जी। टोटल 26 अल्फाबेट्स हैं, जब भी क्वेश्चन पूछता है वो टोटल जो अल्फाबेट्स हैं जो ABC के हिंद से हैं, ठीक है, वो आपके पास 26 हैं, ठीक है जी। 26 में से आपके पास 5 आपके पास वाउल्स हैं और 21 आपके पास कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है जी। 5 आपके पास वाउल्स हैं और 21 आपके पास कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है जी। वाउल्स कौन से होते हैं? जिनकी आवाज अलिफ से निकलती है, AEIOU, ठीक है। तो ये आपके पास क्या जी, जिनकी आवाज अलिफ से निकलती है। अब आप समझ रहे हो यू तो आप ये से बोल रहे हैं, तो अब इसको भी अलिफ की आवाज कह रहे हैं। भाईजान जब यू को हम यूज करते हैं ना किसी भी जगह पे, तो ये आवाज अलिफ की निकालता है। जैसे हमने कहा था अपसेट, तो यूज क्या आवाज निकाल रहा है, अलिफ की निकाल रहा है, ठीक है जी। अननोन, ठीक है जी। तो आपके पास यू जहां पे भी यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, ये अलिफ की आवाज निकालेगा, ठीक है जी। इसलिए हम इसको जो ना इसको हम इसको जो ना वाउल्स में हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है जी। ये बात आपने बात यहाँ पे क्या क्लियर कर ली। सबसे पहले जो इंग्लिश जो ना इसके 26 आपके पास अल्फाबेट्स हैं, 21 आपके पास जो ना 21 आपके पास कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 आपके पास वाउल्स हैं। ये आपके बात क्लियर होगी, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी लेटर ज्वाइन टू मेक वर्ड्स। अब ये जो आपके पास ABC के आपके 26 लेटर्स हैं ना, इनमें से कोई 2-4 को आपस में मिला देना तो कोई ना कोई वर्ड बन जाता है, कोई नई चीज का नाम बन जाता है, ठीक है जी। उसको क्या कहते हैं, आपके पास क्या क्या जी, या जी लेटर ज्वाइन टू मेक वर्ड्स, ठीक है, वो वर्ड बन जाता है। जैसे आपके पास ANT आपने 3 को मिलाया तो आंट बन गया, ठीक है, तो ये एक वर्ड बन गया, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से मिलाएं, जैसे आपने कर दिया NTA, ये ऐसा लगा दें,
अब NTA यही 3 वर्ड्स मैंने पहले 8 में लाया तो एक पूरा वर्ड बन गया, लेकिन अगर हमने इसकी तरतीब चेंज की, इस तरीके की तरतीब चेंज की कि इसका कोई हमें बामानी वर्ड नहीं निकल रहा, ठीक है, उसको हम कहते हैं रबिश। उसको हम क्या कहते हैं जी? रबिश। रबिश। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनाब अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर विद नो सेंस, ऐसा लेटर का कॉम्बिनेशन जिसका कोई सेंस नहीं बन रही, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रबिश कहते हैं, रबिश कहते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास बात क्लियर होगी। ये जल्दी जल्दी आपने चीजें कवर करनी है, बिल्कुल आसान सी बात है, इसमें किसी किस्म का कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपके पास 26 अल्फाबेट्स हैं, 26 में से आपके 2 कैटेगरीज हैं, 21 आपके पास कॉन्सोनेंट्स हैं, 5 आपके पास वाउल्स हैं। अब इनको आपस में जब मिलाते हैं ना, 2 4 10 लेटर्स को आपस में मिला के लिखते हैं, तो उसको हमारे पास अगर तो कोई उसकी बामानी लफ्ज बन जाए, कोई आपको उसकी को मानी बन रहा है, कोई सेंस बन रही हो, उसको हम कहेंगे वर्ड। अगर उसकी सेंस नहीं बन रही तो उसको हम कहेंगे रबिश। रबिश, ठीक है। अब ये जो आपके पास वर्ड है ना, वर्ड, अब अगर ये वर्ड है फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है जी दिस इज, और उसके बाद लिखा हुआ बुक। अब देखें ये वर्ड, एक वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, या तीसरा बुक है। अब ये आपके पास 3 वर्ड्स बन गए ना। अब 3 वर्ड्स को जब आपस में मिलाएंगे ना, जब 3 वर्ड्स को आपस में मिलाएंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा? वो एक नई शेप बन जाएगी। उसमें फ्रेज बनेगा, क्लॉज बनेगा, आपके पास सिलेबल बनेगा, सॉरी आपका फ्रेज बनेगा, क्लॉज बनेगा, सेंटेंस बनेगा, ठीक है, ठीक है। उसकी क्या कंडीशन है वो भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो बात माइंड में रखनी है कि सबसे पहले 26 अल्फाबेट्स हैं, इन अल्फाबेट्स को आपस में मिलाएं तो वर्ड बन जाता है, ठीक है। अगर कोई इसमें से कोई बामानी लफ्ज ना बन रहा हो तो उसको हम रबिश कह देते हैं। अब इसी तरीके से अगर आपने वर्ड्स को आपस में मिलाया, अगर वो उनकी कोई सेंस बन गई तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? वो हमारे पास बन जाएगा जी, वो फ्रेज बन जाएगा या आपके पास क्लॉज बन जाएगा, ठीक है। अब फ्रेज और क्लॉज की बात करते हैं आगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी? फ्रेज। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। अब क्या मतलब है? आपने ऐसे 2 3 4 लफ्ज आपस में मिलाए, 2 3 4 वर्ड आपस में इस तरीके से मिलाए, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। मीन के या तो सब्जेक्ट गायब है या वर्ब गायब है, या सब्जेक्ट गायब है या वर्ब गायब है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी बॉय इज स्लीपिंग, फॉर एग्जांपल बॉय इज स्लीपिंग। अब देखिए बॉय आपके पास सब्जेक्ट है और स्लीपिंग क्या उसका काम है, वो काम क्या कर रहा है। अब ये आपके पास पूरा सेंटेंस बन गया, आपके पास सेंटेंस बन गया। मीन के सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद है, मीन्स को दोनों चीजें मौजूद हैं, सब्जेक्ट भी मौजूद है और आपके पास जो है ना उसका वर्ब, उसका काम भी मौजूद है। जैसे लिखा हो जी आपके पास है जी आयशा इज ड्रिंकिंग वाटर, ऐसे लिखते हैं, ठीक है जी। आयशा पानी पी रही है, ठीक है। अब आयशा भी मौजूद है और क्या उसका काम क्या है जी? ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी रही है। अब आयशा सब्जेक्ट भी मौजूद है और आपके पास उसका काम भी मौजूद है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आपके पास मौजूद है, तो ये आपके पास क्या है जी? ये आपके पास ये सेंटेंस है। लेकिन अगर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हो आयशा इज, ठीक है, बस ये लिखा हो, ठीक है जी, इज आ लिख दिया ऐसे, इज आ, आयशा इज आ। अब आयशा इज आ क्या है? अब ये कंप्लीट सेंटेंस आपके पास नहीं है। मींस के यहां पे आपके पास सब्जेक्ट तो मौजूद है लेकिन वर्ब मौजूद नहीं है। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में से कोई एक चीज गायब हो ना तो वो सेंटेंस में मुकम्मल नहीं होता, वो आपके पास फ्रेज होता है। वो क्या होता है जी? फ्रेज होता है, फ्रेज होता है, ठीक है जी। ऐसे लिखा हो जाए इज कमिंग लिखा हो। अब इज कमिंग आ रहा है, कौन आ रहा है कोई पता नहीं है, यहां पे सब्जेक्ट गायब है, ठीक है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं होता, मीन के सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में से कोई एक चीज गायब होती है, उसको हम क्या कहते हैं जी? उसको हम कहेंगे फ्रेज। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। इट डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसमें कंप्लीट सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। देखिए ना लिखा हुआ ना इज कमिंग या इज स्लीपिंग लिखा हुआ ऐसे, इज स्लीपिंग, हमें नहीं पता कौन सो रहा है, इसमें कंप्लीट सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही। तो इसमें क्या ये आपके पास क्या होता है? फ्रेज होता है। ये क्या आपके पास होता है जी? फ्रेज होता है, फ्रेज, ठीक है। उसके बाद साउंड की बात करते हैं। टोटल आपके पास जो ना कॉन्सोनेंट 21 है ना, 21 कॉन्सोनेंट की आवाज होती है 24, 21 की आवाजें कितनी होती हैं? 24 होती हैं। और जो आपके पास वाउल्स है ना 5, उनकी आवाजें होती हैं 20, उनकी आवाजें होती हैं 20। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है पेपर में बार बार, मैंने देखा है कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स की टोटल साउंड्स कितने हैं, तो 44 आपके पास टोटल साउंड बनते हैं। टोटल आपके पास कितने साउंड बनते हैं जी? 44 आपके पास बनते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन बन गया, इंग्लिश लेटर्स के टोटल आवाजें कितनी हैं? 44 हैं, 44, ठीक है जी। ये आपके पास साउंड की बात क्लियर होगी। उसके बाद बात करते हैं सिलेबल की। सॉरी, सिलेबल क्या होता है जी? सिलेबल होता है जी आपके पास अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट कैन प्रोड्यूस सेपरेटली, पार्ट ऑफ वर्ड, एक किसी वर्ड का हिस्सा। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं आपके पास ये कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसमें देखिए आपके पास कॉम्बिनेशन, अब देखिए अब इसमें आपके पास क्या है जी? आपके पास 3 आवाजें आ रही हैं। कॉम्बिनेशन मींस के इसके 3 हिस्से हैं। इसके क्या है जी? इसके 3 हिस्से हैं।
इसके तीन हिस्से हैं एक वर्ड के। मीन्स के आपके एक लफ्ज में जितनी आवाजें आपकी ऊपर नीचे होती है ना, जहां पे आपकी आवाज को कट लगता है, उसको हम सिलेबल कहते हैं। वर्ड का वो हिस्सा जो अकेला बोला जा सके, जो अकेला बोला जा सके, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिलेबल। उसको हम क्या कहते हैं जी? सिलेबल। जैसे लिखा हुआ ना कैटेगरी, कैटेगरी CATEGORY कैटेगरी। अब कैटेगरी अलग, ठीक है, कै अलग लफ्ज है, टे अलग लफ्ज है, ग अलग लफ्ज है, री अलग लफ्ज है। इसमें चार आपके पास सिलेबल आ गए, ठीक है। तो लफ्ज आप किसी वर्ड के ऐसे हिस्से जो सेपरेट बोले जा सकते हो। और सिलेबल का क्वेश्चन मैंने बड़ी दफा देखा पेपर में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है जनाब, पार्ट ऑफ वर्ड दैट कैन प्रोनाउंस सेपरेटली क्या कहलाता है? तो आपका इसमें हमारे पास होता है जी सिलेबल कहलाता है, ठीक है जी। ये आपके पास क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस की, अब सेंटेंस क्या है जी? सेंटेंस ये है कि आपने वर्ड्स को इकट्ठा करना है, और वर्ड्स को आपने इस तरीके से इकट्ठा करना है कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हों। उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हो। मीन्स के कोई काम करने वाला भी मौजूद हो और उसका काम भी मौजूद हो, ठीक है जी, काम और काम करने वाला, ठीक है जी, वो दोनों अगर चीजें मौजूद हैं तो वो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आपके पास मौजूद हो गया। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन अगर मौजूद है तो आपके पास वो क्या बन गया? सेंटेंस बन गया। वो क्या बन गया जी? सेंटेंस बन गया, ठीक है जी। तो आपके पास क्या जी? वो आपके क्या सेंटेंस। व्हेन वी स्पीक वी राइट वी यूज वर्ड्स, वी जनरली दीज वर्ड इन ग्रुप्स, ठीक है जी। ब्यूटीफुल गर्ल सेट इन अ कॉर्नर, ठीक है, ये आपके पास आ गया जी, ये सेंटेंस बन गया। अब मैंने बात करनी है फ्रेज की। फ्रेज क्या है जी? फ्रेज और क्लास में जो आपके पास फर्क क्या होता है जी? अब देखें, एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन कॉर्नर, इट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। अब देखें लिखा हुआ ना जी, ये लिखा हुआ ना ब्यूटीफुल गर्ल सैट इन अ कॉर्नर, ये तो आपके पास हो गया। लेकिन अगर जस्ट लिखा हो इन अ कॉर्नर, इन अ कॉर्नर, तो ये आपके पास देखे ना, इससे आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही कि कौन कॉर्नर में बैठा हुआ है। अगर लिखा हो ना ब्यूटीफुल गर्ल सैट इन कॉर्नर, कि जो खूबसूरत लड़की कॉर्नर में बैठी थी, तो फिर तो आपको सेंस इंफॉर्मेशन मुकम्मल हो रही है। लेकिन अगर जस्ट लिखा हुआ इन अ कॉर्नर, इसका मतलब हमें कोई पता नहीं कौन बैठा हुआ है, ठीक है, हमें कोई पता नहीं कौन बैठा हुआ है। तो ये आपके पास ये फ्रेज है, ये आपके पास क्या बन जी? ये फ्रेज बन गया, ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया? फ्रेज बन गया। अब क्लास क्या होता है जी? तीन चीजें आपने क्लियर करनी है, फ्रेज, क्लास और सेंटेंस। अब क्या जी? क्लास क्या जी? व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्म पार्ट ऑफ सेंटेंस एट कंटेन बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब, इट इज कॉल्ड क्लास। अब क्या मतलब है कि आपके पास सेंटेंस जो ना, एक आपने वर्ड्स को इकट्ठा किया, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हैं, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हैं। अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद ना हो तो आपके पास हो गया जी फ्रेज, या आपके पास क्या बन गया? फ्रेज। अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हो और आपकी बात भी मुकम्मल हो रही हो, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। अब इन दोनों के दरमियान में एक चीज है, वो क्या जी? कि सब्जेक्ट और वर्ब भी मौजूद हैं लेकिन बात आपकी मुकम्मल नहीं है, उसको हम कहते हैं क्लास। उसको हम क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं, ठीक है जी। क्लास की दो टाइप्स हैं, डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास। अब डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास में क्या फर्क है? अब असल में क्लास वहां पे आता है जब एक सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। जब एक सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं ना, तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एक हिस्सा दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि कहता है जी, अगर बारिश हुई तो मैच ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, अगर बारिश हुई तो, अब देखें ये जो आपके पास सेंटेंस है, ये जो हिस्सा है सेंटेंस का, अगर बारिश हुई तो, अगर कोई बंदा आपके सामने बोले ना अगर बारिश हुई तो आप चुप कर जाएंगे, बल्कि आप कहेंगे बताएं आगे क्या होगा। अगर बारिश हुई तो क्या होगा? इट मीन्स के सामना सुनने वाला जो है ना, वो अभी अटेंटिव है कि इसके बाद कोई बात ये करेगा, ये बात आपकी मुकम्मल नहीं है। अब मैच ड्रा हो जाएगा, अब देखिए ये मैच ड्रा हो जाएगा, एक बंदे को आप कहते हैं ना मैच ड्रा हो जाएगा, वो आपकी बात सुन के खामोश हो जाएगा, मीन कि आपकी बात मुकम्मल हो गई है, कि उसको समझ आ रही है कि ये बंदा कह रहा है कि मैच ये मुकम्मल नहीं होगा बल्कि ये ड्रा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बोल ना अगर बारिश हुई तो वो कहेगा आगे क्या होगा भाई, बारिश हुई तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो ये आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट मीन कि डिपेंड कर रहा है अगली बात पे। जब तक हम अगली बात नहीं करेंगे इसकी बात मुकम्मल नहीं होगी। लेकिन ये जो आपके पास आगे वाला है ना, आगे वाले से पीछे वाला काट भी दें ना, उसको अकेले को भी बोल दें, तो वो अपनी बात मुकम्मल कर रहा है, वो आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वो इंडिपेंडेंट है, उसको किसी की ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा, वो आपके पास आ गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। वो क्या आ गया जी? इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो सेंटेंस आपके पास जो होता है ना, वो आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम सेंटेंस कहते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को सेंटेंस कहते हैं,
ठीक है जी, समझ आ गई है कि आपके पास क्या है जी, तीन चीजें हैं। एक आपके पास फ्रेज है, आपके पास क्लाज है और सेंटेंस है। अगर आपके पास आप अल्फाज को इस तरीके से इकट्ठा करते हैं, वर्ड्स को इस तरीके से इकट्ठा करते हैं, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, वो आपके पास फ्रेज बन गया। अगर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बन जाता है और आपकी बात मुकम्मल हो रही है, वो आपके पास बन गया सेंटेंस। लेकिन जो क्लाज ऐसा है, क्लाज आपके पास सेंटेंस भी हो सकता है, सेंटेंस नहीं भी हो सकता है, क्योंकि क्लाज के दो हिस्से हैं। अगर आपके पास डिपेंडेंट क्लाज है, ठीक है, तो वो सेंटेंस नहीं है। अगर आपके पास इंडिपेंडेंट क्लाज है तो आपके पास वो क्या है, एक सेंटेंस है। ठीक है जी, समझ आ गया। एक सेंटेंस का जरूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट क्लाज हो। ठीक है जी, सॉरी, एक क्लाज जो है ना उसका जरूरी नहीं है कि वो सेंटेंस हो। ठीक है, समझ आएगी। क्लास आपके ऊपर डिपेंडेंट भी हो सकता है। ठीक है, अगर लेकिन जो सेंटेंस है ना वो क्लास हमेशा होगा, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट मौजूद होता है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मौजूद होता है। तो ये जैसा आपने चीजें करनी है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन वो पूछेगा कि फ्रेज में जो कंप्लीट सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है कि नहीं, नहीं मिलता। क्लास में कंप्लीट सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है कि नहीं, मिलता भी है, नहीं भी मिलता। क्यों? अगर ये डिपेंडेंट क्लास है तो फिर नहीं मिलेगी कंप्लीट सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर ये आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास है तो फिर इसमें कंप्लीट सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, ये आपके पास हो गया। फिर आपके पास आ गया सेंटेंस। तो सेंटेंस में हमारे पास कंप्लीट सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये आपके पास तीन चीजें क्लियर होगी। उसके बाद हम बात करते हैं जी टाइप्स ऑफ फ्रेजेस की बात होगी जी, नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज, और आपके पास आ गया जी टाइप्स ऑफ क्लास वगैरह। ये सारी चीजें जो आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास की मैंने बात आपको बता दी है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान चीजें हैं। उसके बाद हमने बात करनी है टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश ग्रामर के वाले से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एफपीएससी में, खासतौर पे इंस्पेक्टर एएसएफ में। मैं यहाँ पे आपको समझ लेके लिख के दे सकता हूँ कि या जो सेंटेंस की टाइप्स है ना, इनमें से आपके 3 क्वेश्चन आने हैं। आप समझे, आज के लेक्चर में ये 3 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। अगर आपको ये कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस की समझ आ गई तो आपके पास ये 3 क्वेश्चन समझ के पक्के हैं। 3 से कम नहीं आएंगे, 3 से ज्यादा हो सकता है 5 क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है 5 भी बन जाए यहां से, लेकिन 3 तो पक्के हैं। आप समझें कि आज के लेक्चर के बाद आपके 97 मार्क्स पीछे रह गए हैं, 3 आपके यहां पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या जी? सिंपल सेंटेंस क्या जी? अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लास। एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है और उसमें बात मुकम्मल हो रही है, तो आपके पास एक सिंपल सेंटेंस है। अब हमने बात करनी है क्या जी? कंपाउंड सेंटेंस की। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या है जी? A compound sentence contains at least 2 independent clauses. ठीक है जी, these clauses are joined by according conjunction for and nor but or yet वगैरह। ठीक है, क्या जी? कंपाउंड सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं। 2 इंडिपेंडेंट क्लास क्या मतलब है? ये भी जो मुकम्मल एक सेंटेंस है, ये भी एक मुकम्मल सेंटेंस है, दरमियान में एक कंजंक्शन लगा हुआ है। कंजंक्शन क्या है जी? एक पुल लगा हुआ है, उसमें वो फॉर हो सकता है, एंड हो सकता है, नार हो सकता है, बट हो सकता है, आर होता है, येट हो सकता है, सो हो सकता है। मीन्स के इस लफ्ज दरमियान में कंजंक्शन से 2 सेंटेंस हमने इकट्ठे जोड़े हुए होते हैं। ठीक है जी, आई ट्राई टू स्पीक स्पेनिश एंड माई फ्रेंड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। आप देखें, आई ट्राई टू स्पीक स्पेनिश। अब देखें, ये मुकम्मल सेंटेंस है, इसमें आई सब्जेक्ट भी मौजूद है, ट्राइड आपके पास जो ना उसका जो है ना उसकी वर्ब भी मौजूद है। ठीक है, तो टू स्पीक स्पेनिश, ये मुकम्मल एक सेंटेंस आपका हो गया। ठीक है, आप देखें, माई फ्रेंड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। आप देखें, ये भी आपके पास एक मुकम्मल सेंटेंस है, माई फ्रेंड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। अब देखिए, ये दोनों सेंटेंस मुकम्मल सेंटेंस हैं दोनों, और इनको हमने किस में एंड के साथ हमने इनको जोड़ा हुआ है, एंड के साथ इनको हमने जोड़ा हुआ है। तो ये आपके पास आ गया कंपाउंड सेंटेंस। ये आपके पास क्या आ गया जी? कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस की क्या निशानी आ गई जी? कंपाउंड सेंटेंस में 2 सेंटेंस मुकम्मल होते हैं, 2 इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं और दरमियान में कोई कंजंक्शन लगा होता है उनको जोड़ने के लिए। तो यहां से क्वेश्चन आपका किस तरीके से बनेगा? क्वेश्चन आपसे इस तरीके से बनेगा, एक आपको ऊपर सेंटेंस दिया होगा, पूछेगा बताएं ये सेंटेंस कौन सा है? कंपाउंड है, कंडीशनल है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ये आपने कंपाउंड की तो आपको समझ आ गई। अगर 2 आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास है, 2 इंडिपेंडेंट क्लास है, मीन 2 कंप्लीट सेंटेंस है और दरमियान में कोई कंजंक्शन लगा हुआ है दोनों को जोड़ने के लिए, तो आपके पास बन गया कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस की निशानी आपको क्लियर हो गई। ठीक है जी, सिर्फ यही पूछेगा आपसे, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है जी, उसके बाद आपके कंप्लेक्स सेंटेंस। अब कंप्लेक्स सेंटेंस क्या है जी? अ कंप्लेक्स सेंटेंस कंटेन 1 इंडिपेंडेंट क्लास एंड एट लीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लास। क्या मतलब है? इसमें आपके पास सेंटेंस ऐसा होगा, एक तो हिस्सा उसका मुकम्मल सेंटेंस होगा, अगला हिस्सा मुकम्मल सेंटेंस नहीं होगा।
इनमें से कोई एक, या हो सकता है पहले वाला इंडिपेंडेंट क्लास हो, दूसरे वाला डिपेंडेंट हो, या हो सकता है पहले वाला डिपेंडेंट क्लास हो, आगे वाला आपके पास इंडिपेंडेंट हो, दरमियान में कंजंक्शन लगा होगा। अब क्या मतलब है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क है? कंपाउंड वो है जिसमें दो मुकम्मल सेंटेंस मौजूद है, दरमियान में कंजंक्शन लगा हुआ है, दो मुकम्मल सेंटेंस है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या है, एक नामुकम्मल है और एक मुकम्मल है। ये एक नामुकम्मल है और एक मुकम्मल है, तो आपके पास होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये आपने क्लियर कर लेना, ये सिर्फ यही पूछेगा आपसे, निशानी पूछेगा और कुछ भी नहीं पूछेगा। बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इनडोर। आप देखें, वी स्टेड इनडोर्स, हम अंदर रहे, वी स्टेड इनडोर्स। अब देखिए, ये आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास है, ये मुकम्मल बात है। आप किसी बंदे को फोन करें या आप बताएं ना, हम जी घर से बाहर नहीं निकले आज, बस बात खत्म। अब जैसे बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। अब आप किसी को बोले ये बात, क्योंकि बारिश हो रही थी, वो आगे वो टेंटिव हो के बोलेगा, अच्छा जी बारिश हो रही तो क्या हुआ था? मीन्स के वो अभी सोचेगा कि इसने अभी कोई बात करनी है। अगर आप सिर्फ अब किसी को यही कहते हैं क्योंकि बारिश हो रही थी, तो बंदा कहेगा अगर जी बारिश हो रही तो फिर क्या हुआ था? मीन्स कि अभी आपकी बात को वो मुकम्मल नहीं समझेगा। अब देखिए, ये आपके पास डिपेंडेंट क्लास है और ये आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास है, तो ये दोनों को मिलाया हुआ, तो ये आपके पास क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। क्या बन गया जी? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। ये नीचे एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। फिर आपके पास है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये क्या आ गया? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ये है कि आपके पास कंपाउंड भी हो और कॉम्प्लेक्स भी हो। अब कंपाउंड कैसे होगा? कंपाउंड ऐसे होगा उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास मौजूद हो, दो मुकम्मल सेंटेंस को हमने इकट्ठा जोड़ा हुआ हो। और कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? उसमें से कोई एक डिपेंडेंट भी हो, कोई एक नामुकम्मल भी हो। तो इसका मतलब है हम तीसरा एक और भी हमें जोड़ना पड़ेगा। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है जी? आपके पास तीन सेंटेंस होते हैं, तीन हिस्से होते हैं, एक सेंटेंस के तीन हिस्से होते हैं। इनमें से कोई दो आपके पास डिपेंडेंट हो गए, पहले दो इंडिपेंडेंट होंगे, सॉरी, दो इंडिपेंडेंट हो गए जो मुकम्मल होते हैं। पहले दो हो सकते हैं, आखिरी दो हो सकते हैं, ठीक है। दो आपके पास मुकम्मल होंगे और एक आपके पास नामुकम्मल होगा। दो आपके पास इंडिपेंडेंट होगी और एक आपके पास डिपेंडेंट होगा, तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपने निशानी याद कर लेनी है। आई वांटेड टू प्ले आउटसाइड बट इट स्टार्टेड टू रेन सो आई डिसाइडेड टू रीड अ बुक इंस्टेड। अब देखिए, आई वांटेड टू प्ले आउटसाइड, मैं बाहर खेलना चाहता था, ठीक है जी। आई डिसाइडेड टू रीड अ बुक इंस्टेड, ठीक है। अब बट इट स्टार्टेड टू रेन। अब देखें ये आपके पास क्या है जी? आई वांटेड टू प्ले आउटसाइड, मैं बाहर खेलना चाहता था, मुकम्मल सेंटेंस है। इट स्टार्टेड टू रेन, बारिश स्टार्ट हो गई, बारिश शुरू हो गई थी, ठीक है। ये भी आपके पास मुकम्मल सेंटेंस है। अब ये जो आई डिसाइडेड टू रीड अ बुक इंस्टेड जो आगे लगा हुआ है ना जी, इंस्टेड, ये इसको नामुकम्मल कर रहा है, क्योंकि वो क्या कह रहा है जी? मैंने उसकी बजाय किताब पढ़ना शुरू कर दी, मैंने किताब पढ़ने का इरादा कर लिया। किसकी बजाय भाई? इंस्टेड लगा हुआ है ना एंड पे, ठीक है। अगर इंस्टेड ना होता तो ये भी आपके पास मुकम्मल हो जाना था, ठीक है। तो ये आपके पास कंपाउंड बन जाना था, इसने कंप्लेक्स नहीं रहना था। अब ये जो इंस्टेड है इसको कंप्लेक्स कर रहा है, तो ये आपके पास कंपाउंड है, पहले आगे कंप्लेक्स लगा हुआ, तो ये आपके पास बन गया कंपाउंड कंप्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तीन हिस्से जहां पे आ जाएंगे, आपने इसको क्लियर कर लेना है। ये आपके पास हो गया कंपाउंड कंप्लेक्स सेंटेंस। उसके बाद आपके पास आ गया कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, कंडीशनल सेंटेंस में क्वेश्चन आना ही आना है। इसके बगैर समझें कि एएसएफ का पेपर ही नामुकम्मल है, इसके बगैर पेपर बन ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ये क्वेश्चन इनमें से आना ही आना है, कंडीशनल सेंटेंस में से, इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। अब जो कंडीशनल सेंटेंस है ना जी, कंडीशनल सेंटेंस क्या जी? कंडीशनल सेंटेंस ए टाइप ऑफ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ हिपोथेटिकल सिचुएशन और कंडीशन दैट मस्ट बी मेट फॉर समथिंग टू एल्स हैपन। इसमें कोई शर्त लगाई जाती है, कोई शर्त, कोई कंडीशन होती है, इसके नाम से जैसे जाहिर है। अब हमने मोटा मोटा सिर्फ याद क्या करना है, इसके चार टाइप्स हमने याद करनी है। इसकी हमने चार टाइप्स याद करनी है कंडीशनल सेंटेंस की। जीरोस कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, ठीक है। इसके टोटल चार टाइप्स हमने याद करनी है। अब चारों टाइप्स को आपने याद किस तरह करना है? सबसे पहले आपके पास है जीरो कंडीशनल। अब जीरो कंडीशन क्या है जी? इसमें कंडीशन जीरो होती है, कोई कंडीशन नहीं है। क्या मतलब है? यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या जी? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या जी? जो हकीकत है, जो हकीकत है, जो आपके पास होना ही होना है। एक काम है ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी, क्या जी, आप जो पानी को 100 डिग्री पे गर्म करें ना, वो उबल जाएगा,
वो बॉयल कर जाएगा, उसने होना ही होना है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। मतलब कि मैं कह दूं जी अगर पानी को जनाब 100 डिग्री पे आप लगाएं और साथ आप उसके अंदर चमचा भी हिलाएंगे तो फिर ये उबलेगा, ऐसा नहीं है भाई। हिलाएं ना हिलाएं कुछ भी ना करें, उसकी कोई कंडीशन नहीं है, उसे 100 डिग्री पे उबलना ही उबलना है, चाहे जो मर्जी कर लें, ठीक है। इसकी कोई कंडीशन नहीं है। तो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ना, जो लाज होते हैं, जो फितरत के कवानीन होते हैं, वो सारे के सारे जीरो कंडीशनल पे होते हैं, वो सारे के सारे जीरो कंडीशनल पे होते हैं। उसमें आपने क्या करना होता है, उसमें सिर्फ आपने सिंपल प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट ही लगाना होता है, ठीक है जी। आपने उस सेंटेंस में हमेशा प्रेजेंट टेंस ही लगाना होता है, इसमें पास्ट फ्यूचर कुछ भी नहीं लगाना। सिर्फ आपने ये देखना है जितने भी आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनको आपने क्या करना है, सेंटेंस के दोनों हिस्सों को आपने प्रेजेंट टेंस में रखना है, बस यही बात है। और प्रेजेंट टेंस की क्या निशानी है आपको पता है कि सिर्फ आपने क्या करना है, जो आपके पास सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ एस या एस का इजाफा करेंगे, जो प्लूरल नाउन होगा उसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे, उसकी वर्ब के साथ। सिर्फ इतनी सी बात आप याद कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया जी, इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट बॉइल्स। आप देखें ये बॉइल्स, बॉइल्स क्या मतलब है, ये आपने प्रेजेंट टेंस लगा दिया, बॉयल के साथ आपने एस लगा दिया, ठीक है जी, समझ आ गया जी। इफ यू मिक्स ब्लू एंड येलो यू गेट ग्रीन। आप देखें इफ यू मिक्स ब्लू और येलो को जब हम मिलाएंगे ना तो इसने ग्रीन ही बनना है। अब यहां पे क्वेश्चन का पूछेगा, यू गेट की जगह वो कह देगा गॉट, गॉटन, गेट, नन। अब आपने क्या करना है भाई, ब्लू और येलो को जब हम मिलाएंगे तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ब्लू और येलो को मिलाते हैं जब दो रंगों को तो वो ग्रीन कलर ही बनता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए मुझे फर्स्ट फॉर्म लगानी है क्योंकि मैंने इसको प्रेजेंट में रखना है। टू गेट आएगा, गॉट नहीं आएगा, गॉटन भी नहीं आएगा, गॉट भी नहीं आएगा, सिर्फ गेट आएगा, ठीक है, समझ आ गया जी। तो ये आपने बस इसके करना है, जितनी भी आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ्स आएंगे उसको आपने क्या करना है, आपने उसको प्रेजेंट टेंस में रखना है, ठीक है जी। इफ यू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट इट फॉल्स। किसी भी चीज को आप गिरा देते हैं तो वो नीचे गिर जाता है, किसी को छोड़ देना ऊपर से तो वो इट फॉल्स। अब क्योंकि हमने इसको यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, वो कहेगा जी फॉलन, फेल, फॉल्स, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉल्स लगाएंगे क्योंकि पीछे आपके पास क्या है जी, एन ऑब्जेक्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने क्या करना है, एस या एस का इजाफा करना होता है वर्ब के साथ, ठीक है। ये आपके पास हो गया जी, इसकी होगी जीरो कंडीशनल। उसके बाद आपके पास फर्स्ट कंडीशनल। अब फर्स्ट कंडीशनल क्या है जी, फर्स्ट कंडीशनल क्या है जी, इफ प्रेजेंट सिंपल टेंस विल बेस वर्ब। क्या मतलब है, अगर आपके पास पीछे है प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। रियल पॉसिबिलिटी है ये। रियल पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है कि एक सेंटेंस में एक आपको जो ना फर्जी सिचुएशन दी जा रही है लेकिन वो उसका हकीकत से ताल्लुक है, वो हकीकत से ताल्लुक उसका है। क्या मतलब है, इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम। अगर बारिश होती है तो हम घर में रहेंगे। तो ये एक हकीकत बात है, इसका हकीकत से ताल्लुक है, हम इसको सोच सकते हैं। देखिए ना, इफ का मतलब क्या जी, ये काम हो नहीं रहा, हम सोच रहे हैं कि अगर बारिश होती है, अगर बारिश हुई तो हम घर रहेंगे। समझ आ गया जी। तो जब इस तरह की आ जाएगी इफ के साथ आगे रियल हिपोथेटिकल सिचुएशन आ जाए, रियल पॉसिबिलिटी आ जाए, ठीक। आप फ्यूचर को सोच रहे हैं, आप ऐसी बात को सोच रहे हैं जो अभी हुई नहीं है लेकिन वो हो सकती है, वो रियल चीज है, वो हो सकती है। उसके साथ हमने क्या लगाना है, उसके हमने पीछे सिंपल सेंटेंस लगाना है, सिंपल प्रेजेंट लगाना है, और अगला हिस्सा जो है विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मीन के पीछे आपने सिंपल प्रेजेंट लगाना है और आगे आपने सिंपल फ्यूचर लगा देना है। पीछे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है, आगे आपने फ्यूचर इंडेफिनिट लगा देना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन आएगा कि वो क्या करेगा, यहां से आपके पास इसमें से या तो पहला हिस्सा वो खत्म कर देगा या दूसरा हिस्सा खत्म करेगा। आपसे पूछेगा बताएं इसमें क्या आना है। जैसे फर्स्ट हम लिखे मान जी, इफ यू मिक्स ब्लू एंड येलो यू गेट ग्रीन। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया, ये इसमें फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, अब देखिए ये इसमें आ गया, ये जीरो कंडीशन वाला इसमें ऐड हो गया। ठीक है, इसमें नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अब आपके पास आ गया, इफ आई फिनिश माई वर्क अर्ली आई विल गो फॉर अ वॉक। आप देखें, इफ आई फिनिश माई वर्क अर्ली, सबसे पहले ये तो आपने देख लिया कि इसमें आपके पास पीछे क्या आ रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि फिनिश आपके पास क्या है जी, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। आपके पास आ गया सिंपल प्रेजेंट, ये आपके पास टेंस आ गया। अब ये मेरे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इफ आई फिनिश माई वर्क अर्ली, इसमें किसी का कोई यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं आ रहा,
कोई फितरत का कानून तो नहीं आ रहा। अब ये क्या जी, एक आपके पास फर्स्ट फॉर्म वाला, आपका जो फर्स्ट फॉर्म वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस लिखा हुआ है। अब मैं इसको दे के आगे मैं आपने फैसला करना है कि जो मेरा अगला हिस्सा है उसमें क्या आएगा। तो अगले हिस्से में मैं विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा। क्यों? ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस है। इसमें मेरे पास इफ आई फिनिश माई वर्क अर्ली, कि मैं अगर मैंने अपना काम जल्दी खत्म कर लिया, तो ये रियल बात है, कर सकता हूं खत्म जल्दी कर सकता हूं। ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। अभी हम सेकंड कंडीशनल करेंगे ना, तो इस बात की आपको समझ आ जाएगी रियल में और हिपोथेटिकल में क्या फर्क है। यहां पे हो सकता है आपको कंफ्यूज कर रहा हो कि रियल वर्क में क्या फर्क है, ठीक है, रियल और इमेजिनरी में क्या फर्क है। अब देखें तो सेकंड कंडीशनल जरा करें, थोड़ा सा आपको ऊपर से समझ आ जाएगी। अनरियल पॉसिबिलिटी क्या जी, इफ आई हैड $1 million, अगर मेरे पास $1 million होते, अगर मेरे पास $1 million होते, ओ भाई नहीं होने थे, ये बात हो चुकी है ना ऑलरेडी, हैड लिखा हुआ है, हैड लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास $1 million होते। इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि ये वक्त गुजर चुका है। अगर आपके पास होते तो मैं ये करता, इम्पॉसिबल बात है ना, क्योंकि अगर होना होते तो हो चुके होते ना, ये बात गुजर चुकी है, ठीक है। तो ये आपके पास इम्पॉसिबल है। जब इम्पॉसिबल आ जानी है तो फिर आपने वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर आपने वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है जी, समझ आ गई है जी, क्लियर होगी बात। अगर एक ऐसी चीज को आप सोच रहे हैं जो आपके पास रियल लाइफ में हो सकती है, पॉसिबल है, आने वाले वक्त में वो कर सकते हैं, फिर आप विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे अगले सेंटेंस में। अगर आप एक ऐसी बात को सोच रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, जो हो नहीं सकती है, जो सर से पानी गुजर चुका है, ठीक है जी, उसके साथ हम वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें हम वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अब निशानी क्या है जी, सिंपल पास्ट पीछे होगा, वो बात गुजर चुकी होगी, वो बात गुजर चुकी होगी। जो शिकार हाथ से निकल चुका है ना, जो टाइम आपके हाथ से निकल चुका है, अब वो वापस नहीं आ सकता। वो उसको आप एवं सोच के खुश हो रहे हैं कि अगर जब मैं जवान था, अगर मैं CSS कर लेता तो मैंने ये कर लेना था, अगर जब 2022 में SF की जॉब्स आई थी मैं तब मेहनत कर लेता, तब मैं सेशन ज्वाइन कर लेता, तो मैं जनाब आज जो ना मेरे कंधे पे 3 स्टार लगे हुए होते। भाई अब वो बात गुजर चुकी है, ठीक है। तो जो बात गुजर चुकी है, जो पीछे सिंपल पास्ट आपको नजर आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, आगे वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है जी। तो यहां से क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे, क्या करेगा, लिखा इफ आई कुड फ्लाई, इफ आई कुड फ्लाई लगा के ना, और यहां से आपके पास जो ना वे वुड ट्रैवल को काट देगा, ये खाली जगह छोड़ देगा, कहेगा आई डैश द वर्ल्ड। अब लिखेगा विल ट्रैवल, वुड ट्रैवल, हैड ट्रैवल, हैज ट्रैवल, बताएं क्या आएगा। तो आपने पीछे देखना है, इफ आई कुड फ्लाई, अब कुड क्या जी, सेकंड फॉर्म है, कैन, कुड, ठीक है। तो कुड सिर्फ सिंपल पास्ट में लगता है, आपको पता है, जो सेकंड फॉर्म है ना किसी भी वर्ब की, सेकंड फॉर्म सिर्फ जो है ना सिंपल पास्ट में लगती है और कहीं भी यूज नहीं होती। आज जब हम टेंस पढ़ेंगे ना तो ये भी आपको चीज कवर कराऊंगा, ठीक है। तो जब आपको पीछे सेकंड फॉर्म नजर आ जाए किसी भी वर्ब की, तो आप समझेंगे सिंपल पास्ट है। जब सिंपल पास्ट पीछे आ गया, आगे आपने वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सिंपल सी बात है, वुड के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो जीरो कंडीशनल का आपको समझ आ गई। मैं कंडीशनल थोड़ा सा आपको दोबारा से समझा दूं। जीरो कंडीशनल क्या है जी, आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ है, पीछे भी फर्स्ट फॉर्म, आगे भी फर्स्ट फॉर्म, सीधी बात है। आपके पास आ गया जी फर्स्ट कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल क्या जी, पीछे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आगे आप लगाएंगे विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। अब आ गया सेकंड कंडीशनल, अगर आपके पास पीछे क्या है जी, बात गुजर चुकी है, मीन के पास्ट टेंस आ गया, पीछे आपके पास आ गया सिंपल पास्ट आ गया, तो आगे आप क्या लगाएंगे, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशनल की। थर्ड कंडीशनल क्या है जी, पीछे आपके पास पास्ट परफेक्ट आ गया, मीन्स कि आपके पास हैड आ गया, हैड आ गया, हैड, सिंपल सी बात है, हैड, ठीक है जी। अनरियल पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, बात गुजर चुकी है, लेकिन ये काफी पुरानी बात हो गई है, सिंपल पास्ट नहीं है बल्कि पास्ट परफेक्ट है, परफेक्ट पास है। क्या मतलब है, इफ आई हैड नोन द आंसर, अगर मुझे जो ना उस वक्त मुझे आंसर आते होते, ही वुड पास द रेज हिज हैंड, ठीक है जी, वो जनाब अपने हैंड रेज कर लेता। तो अब इसमें आपने निशानी क्या रखनी है, अगर पीछे आपके पास पास परफेक्ट आ गया ना, तो आगे आपने वुड के साथ हैव लगा के फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म लगानी है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो सिर्फ निशानी इतनी सी आपने याद करनी है, बाकी कंसेप्ट आपको ना भी हो तो आपने कौन सा जो ना लेक्चर नहीं जाकर उधर देना, सिर्फ आपने निशानी याद रखनी है,
आपको दोबारा करा देता हूं। जीरो कंडीशनल में आपके पास क्या जी, पीछे भी फर्स्ट फॉर्म आ गया, भी फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये आपके पास क्या जी, ये आपके पास आ गया कोई ना कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया। फर्स्ट कंडीशनल में क्या आ गया जी, पीछे आपके पास फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट है, आगे आपके पास विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फ्यूचर प्रेजेंट लगाएंगे। आपका सेकंड कंडीशनल क्या आ गया जी, पीछे आपके पास सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है, सेकंड फॉर्म है, आगे आप वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आगे आप वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। थर्ड कंडीशनल क्या है जी, पीछे आपके पास हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, हैड मतलब कि पास्ट परफेक्ट है, तो आगे आप क्या करेंगे, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो ये आपके पास सारे के सारे कंडीशनल हैं, चार किस्म के कंडीशन सेंटेंस है। इनके आपने सिर्फ यही देखना है, वो आपसे पूछेगा कभी पहला वाला जो सेंटेंस है वो काट देगा, या कभी आखिरी वाला जो दूसरे वाला काट देगा और आपसे पूछेगा बताएं यहाँ पे क्या आएगा। ये आपके पास ये सेंटेंस है और किसी किस्म कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद ये अदर टाइप्स हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसको मुस्बत फिक्रे कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस जिसको मनफी सेंटेंस कहते हैं, एम्फेटिक सेंटेंस है जिसमें आपके पास जो उसको एक्सप्रेशन वगैरह फोर्सफुली करना होता है, ठीक है जी। इंटरॉगेटिव जिसको हम कहते हैं जी सवालिया फिक्रे कहते हैं, इंपेरेटिव कहते हैं जिसमें आपको जो कोई जज्बाती फिक्रे वगैरह होते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी होते हैं जी, ठीक है। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये आपको क्वेश्चन तो पेपर में तो नहीं आएंगे इसके हवाले से, ये बच्चों वाली बात है, सिर्फ मैंने आपके कंसेप्ट के लिए लिख दिए थे, बाकी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने जो पेपर में के हवाले से करना है उसके हवाले से सबसे पहले आपने जो बात याद करनी है वो आपने एक तो बात करनी है जी फ्रेज, क्लाज, सेंटेंस, इन दोनों में फर्क, इंडिपेंडेंट क्लाज और डिपेंडेंट क्लाज। उससे पहले आपने याद करना जी आपके पास जो है लेटर्स की तादाद, उसमें कॉन्सोनेंट कितने हैं, वाउल्स कितने हैं, उसकी साउंड्स कितनी है, सिलेबल के हवाले से आपने याद करना है, वर्ड क्या होता है, रबिश क्या होता है, ठीक है। फिर फ्रेज क्या होता है, क्लास क्या होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है, ठीक है। फिर सेंटेंस आपने याद करना है। सेंटेंस के बाद फिर आपने कहना है कंपाउंड सेंटेंस कौन से हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से हैं, कंपाउंड कम्प्लेक्स कौन से हैं, और फिर आपके पास आ गया जी कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल में आपके पास चार किस्म के हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल। जीरो कंडीशनल क्या है जी, जिसमें आपके पास क्या है जी यूनिवर्सल ट्रूथ है, आगे भी फर्स्ट फॉर्म पीछे भी फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट कंडीशनल में आपके पास क्या आ गया जी, पीछे आपके पास पास्ट आ गया, आगे विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आपके पास सेकंड कंडीशनल क्या आ गया जी, सॉरी फर्स्ट कंडीशन में आपके पास क्या है जी, पीछे भी आपके पास प्रेजेंट है और आगे आपके पास विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। सेकंड कंडीशन में क्या है, पीछे आपके पास पास्ट आ गया, आगे वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। थर्ड में क्या आ गया, पीछे हैड आ गया, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, आगे वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात आपने याद करनी है। तो यूं आपका फर्स्ट लेक्चर जो है इंग्लिश का क्लियर हो जाएगा। यहाँ से 3 नंबर आपके होने हैं, इंशाल्लाह ताला आपके कवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।